हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 14 जनवरी को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है वाई है साउथ अफ्रीका ड्रैग्ड इजराइल टू द आईसीजे। इस आर्टिकल में हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करेंगे और उससे रिलेटेड इश्यूज़ की चर्चा करेंगे। उसके रेलेवेंस पे जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। पूरा एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। पीएसआईआर जो ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह आर्टिकल है। इसके अलावा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जीनोसाइड कन्वेंशन और आईसीजे दोनों को पढ़ेंगे। प्री और मेंस एस्पेक्ट दोनों कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा व्हाट आर द कंप्लेंट्स अबाउट डीजे यात्रा। डीजे यात्रा इनिशिएटिव के बारे में प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें कवर की जाएगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है न्यूज़पेपर की तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिटेल में दी होगी। आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी और डायरेक्टली आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए और आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाई है साउथ अफ्रीका ड्रैग्ड इजराइल टू द आईसीजे। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। जीएस टू आईआर मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में भी चर्चा की जाएगी और इसके रेलेवेंस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके प्रेजेंस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, उसके बाद जो है आईसीजे ने बहुत सारी रूलिंग और ऑर्डर पास किए थे, जिसको ना रशिया ने माना ना यूक्रेन ने माना, और जो ऑर्डर थे वो बेसिकली एनफोर्स हो ही नहीं पाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। तो क्या इसकी ज़रूरत है आज के समय में, या फिर कोई और बॉडी बनाने की ज़रूरत है जिसका प्रॉपरली एनफोर्समेंट भी हो और इम्प्लीमेंटेशन हो जिसकी रूलिंग का? तो ये सारे सवाल जो है बेसिकली हम एड्रेस करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। ठीक, एक मेंस का क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। आईसीजे के बारे में तो आपको डायरेक्टली स्टैटिक आ ही सकता है, क्योंकि एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। यूएन बॉडी का एक क्वेश्चन आता है तो थीम बन चुका है। ये पिछले 5-6 साल उठा के देखो, थीम बन चुका है। तो आईसीजे आपको पूछा जा सकता है एज सच प्रीलिम्स में। दूसरा, आपको जीनोसाइड कन्वेंशन भी आ सकता है, ठीक है, जो इस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो प्री के पर्सपेक्टिव से 2 टर्म और बाकी एक मेंस का क्वेश्चन तो प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे। ठीक, अब आर्टिकल शुरू करते हैं। द स्टोरी सो फार देखते हैं एक्चुअल में जो है हुआ क्या है। साउथ अफ्रीका ने इजराइल को ड्रैग किया है कहाँ पर? आईसीजे में। इसका मतलब साउथ अफ्रीका का कहाँ मूव हुआ होगा? आईसीजे के पास गया होगा और कंप्लेंट फाइल की होगी। क्या कंप्लेंट फाइल की है? ऑब्वियसली इजराइल जो गाज़ा में कर रहा है वो जीनोसाइड कन्वेंशन का वॉयलेशन है, ऐसा कहा गया है। किसके द्वारा? साउथ अफ्रीका के द्वारा। उसका जो मिलिट्री कैंपेन है वो जस्टिफाइड नहीं है और वहाँ बहुत सारे जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका कत्ल किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा जो है साउथ अफ्रीका के द्वारा जब उन्होंने केस फाइल किया कहाँ पर? आईसीजे में, तो उनके द्वारा ये चीज़ें कही जा रही है। ठीक, तो बेसिकली कौन से प्रोविजंस का वॉयलेशन हो रहा है? जीनोसाइड कन्वेंशन के प्रोविज़न का वॉयलेशन हो रहा है। ये आरोप किसने लगाया है? साउथ अफ्रीका ने। ऑब्वियसली इजराइल ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो दोनों अपने अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, इसलिए ये बेसिकली आर्टिकल आया हुआ है। तो होपफुली ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं व्हाट इज़ जीनोसाइड कन्वेंशन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जानना बहुत ज़रूरी है, जब तक कि साउथ अफ्रीका और इजराइल दोनों जीनोसाइड कन्वेंशन के सिग्नेटरीज नहीं होंगे, इस तरीके से आप आईसीजे में नहीं जा सकते। ऑब्वियस है, कॉमन सेंस भी है ना। अगर इजराइल इसका क्या ना हो, सिग्नेटरीज ना हो, तो वॉयलेशन काय का करेगा? हमने केस ही ये लगाया कि जीनोसाइड कन्वेंशन का वॉयलेशन किया है इजराइल ने, इसलिए तो साउथ अफ्रीका जो है कहाँ गया है? आईसीजे। अगर साउथ अफ्रीका जो है जीनोसाइड कन्वेंशन का पार्ट ना हो तो क्या वो ऐसे एक्यूजेशन लगा सकता है जिसका वो खुद ही सिग्नेटरी नहीं है? तो दोनों स्टेट जो है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या, कि इसके सिग्नेटरीज होना चाहिए और हैं, इसलिए जो है जीनोसाइड कन्वेंशन के वॉयलेशन पर साउथ अफ्रीका आईसीजे गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आईसीजे सिर्फ स्टेट की
जो एक्विजिशंस हैं या फिर जो केस फाइल करते हैं उसे ही एंटरटेन करता है ना, इंडिविजुअल लेवल पर एंटरटेन नहीं करता। आप स्टेट के अगेंस्ट में जा सकते हैं और सिर्फ स्टेट ही जा सकता है। इसका मतलब ना कोई इंडिविजुअल एक्यूसेशंस लगा सकता है। फॉर एग्जांपल पुतिन जाके है ना यूएस के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकता, रशिया गवर्नमेंट जाके यूएस के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के अगेंस्ट में, दोनों पार्टीज स्टेट ही होना चाहिए आईसीजे में, है ना। इंडिविजुअल के ऊपर कोई केस फाइल नहीं किया जाता आईसीजे के केस में, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है। आईसीसी कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसमें हम इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर ही पुतिन के ऊपर केस फाइल किया गया था, ठीक है। इसे 1998 में बनाया गया है रोम स्टैच्यू के अंदर, और ये दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है आईसीसी और आईसीजे के बीच का। होपफुली ये आपको चीज़ें क्लियर होगी। ये बहुत समय से पेंडिंग है, आपको पूछा जा सकता है आईसीसी और आईसीजे के बीच का डिफरेंस। अब शुरू करते हैं। द जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 वॉज द फर्स्ट ह्यूमन राइट ट्रीटी टू बी अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली, है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट ह्यूमन राइट ट्रीटी 1948 में जनरल असेंबली के द्वारा फर्स्ट ह्यूमन राइट ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी। वो कौन सी थी, जेनोसाइड कन्वेंशन, ठीक। अब आप लोगों को जितने यूट्यूबर्स हैं सब बता चुके हैं, ऑल आ जाए, ओनली आ जाए, फर्स्ट आ जाए, थोड़ा सोच के, है ना, जनरली गलत मान लेना। अब ऐसे में गलत मानोगे ना तो 2024 में आंसर गलत ही होंगे, इसलिए अब जो है ट्रिक से थोड़ा बचने की ज़रूरत है, ठीक। बात करते हैं जीनोसाइड क्या है और किस सिचुएशन में जो है ये आया था। ऑब्वियसली उस समय जो है वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जो है ना 1945 के आसपास एक तो एटॉमिक बम वाला इशू हुआ था, जापान में बम फोड़े थे। उसके अलावा होलोकास्ट, जो कि सबसे डरावना एक्सपीरियंस था जूस के लिए, है ना। जर्मनी में जो जूस थे उन्हें गैस चैम्बर में ज़िंदा जला के मारा जा रहा था हिटलर के द्वारा, और ये जो एपिसोड था वो बहुत डरावना था। और इसी तरह की किलिंग्स को रोकने के लिए जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है वॉर में, सिर्फ स्टेट और मिलिट्री का लेना देना होता है, तो ऐसे में जो वुमेन हैं, जो सिटीज़न है जिनका मिलिट्री में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है ना, वो सारे लोगों को बचाने के लिए, उनकी जान की रक्षा करने के लिए जीनोसाइड कन्वेंशन को लाया गया, ठीक है। तो बैकग्राउंड समझ में आया जीनोसाइड कन्वेंशन क्यों आया, ये लोगों को बचाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। साउथ अफ्रीका केस इज़ बेस्ड अपॉन आर्टिकल 2। साउथ अफ्रीका का जो केस है वो किसके ऊपर है, आर्टिकल 2 के। ऐसे नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि जो चार्टर है, यूएन चार्टर, उस पर बेस्ड ये जीनोसाइड कन्वेंशन है। उसमें कई सारे आर्टिकल हैं, और आर्टिकल 2 क्या है, जीनोसाइड मीन्स एक्ट सच एज किलिंग मेंबर ऑफ नेशनल, रेशियल, इथनिक और रिलीजियस ग्रुप, कॉजिंग सीरियस बॉडीली एंड मेंटल हार्म टू द मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड डेलिबरेटली इन्फ्लिक्टिंग ऑन द ग्रुप कंडीशंस ऑफ द लाइफ कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट फिजिकल डिस्ट्रक्शन इन होल और इन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि जीनोसाइड का मीनिंग बताया गया है, और इसी आर्टिकल का इन्वोक करके साउथ अफ्रीका ने जो है आईसीजे में इजराइल को ड्रैग किया है, ठीक। क्या कहा है, जीनोसाइड क्या है, बेसिकली किसी पर्टिकुलर नेशन के लोगों को मारना, किसी पर्टिकुलर रेस के लोगों को मारना, या फिर इथनिसिटी के लोगों को, या फिर रिलीजियस ग्रुप को मारना, ठीक। जैसे कि रोहिंग्या से, ये क्या है, इथनिक क्लींसिंग में आता है, पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के लोगों को मार रहे थे, कहाँ पर, म्यांमार में, ठीक। तो ये भी क्या होगा, जीनोसाइड क्या में आएगा, जीनोसाइड कन्वेंशन के अंदर आएगा, और जीनोसाइड की डेफिनेशन में आएगा। इसके साथ साथ लोगों को बॉडीली हार्म पहुंचाना, है ना, ऑब्वियसली मेंटल हार्म पहुंचाना, है ना, सिर्फ फिजिकली हार्म नहीं होता है इंसान, मेंटली भी जो टॉर्चर होता है उससे भी जो है हार्म होता है। ये सारी चीज़ें जो है जीनोसाइड में डेफिनेशन में इंक्लूड की जाएगी। इसके अलावा वहाँ के लोगों की कंडीशंस को जानबूझकर डेलिबरेटली बदतर कर देना, ख़राब कर देना, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका ने एक्यूज़ किया है इजराइल को ऑफ कॉजिंग हंगर, डिहाइड्रेशन एंड स्टारवेशन इन गाजा बाय इम्पेंडिंग सफिशिएंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कटिंग ऑफ वाटर, फूड, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड फेलिंग टू प्रोवाइड शेल्टर और सैनिटेशन टू पैलेस्टीनियंस इन गाजा। इजराइल ने जानबूझकर हंगर, डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन जो है
है क्या किया है, कॉज किया है। कैसे कॉज किया है? ऑब्वियसली गाज़ा की अगर लोकेशन देखो तो 3 साइड से लैंड लॉक है, एक तरफ से जाता है इजराइल ने वो जगह, है ना, इजराइल से होते हुए फुट जाता है। अब इजराइल से होते हुए जाएगा तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं लोग? इजराइल के ऊपर। और इजराइल के ऊपर अगर डिपेंड करेंगे तो फिर भाई वो तो रोक के रखा है सारा फूड सप्लाई, सारी मेडिसिन रोक के रखा है ना, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन नीड हो रहे हैं वो हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो फिज़िकल डिस्ट्रक्शन हो रहा है लोगों का, मेंटली टॉर्चर हो रहा है, और इसलिए साउथ अफ्रीका ने जीनोसाइड कन्वेंशन इन्वोक किया है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर है। इसके अलावा वहाँ पर डेथ रोल भी 23,000 हो चुके हैं और 70% ऑफ देम बिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के कारण जीनोसाइड कन्वेंशन प्रोविज़न इन्वोक किए जा रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी हुई है कि साउथ अफ्रीका ने क्या आर्गूमेंट किया है, इजराइल ने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, साउथ अफ्रीका ने प्रोविजनल मेजर्स के सॉर्ट करने की बात की गई है ना। प्रोविजनल मेजर मतलब इंतरिम रूलिंग दे दो। उसने बोला है आईसीजे को कि तुरंत जो है तुम्हारा चलता रहेगा केस, पहले इंतरिम रूलिंग दे दो, और प्रोविजनल जो मेजर्स होंगे उसमें राहत देनी चाहिए किसको, गाज़ा के लोगों को। ऐसा जो है किसने सॉर्ट किया है, ऐसा किसने मांगा है, साउथ अफ्रीका ने जो है रिक्वेस्ट की है। ठीक, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही है। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रोविजनल रूलिंग और प्रोविजनल मेजर कुछ हफ्तों में आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आईसीजे की, है ना, जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है और प्रीलिम्स वाला जो पोर्शन है उसको कर लेते हैं कवर। आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। कब इस्टेब्लिश किया था? 1945 में। ये यूनाइटेड नेशन वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके डुअल जुरिस्डिक्शन पावर है, एक है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और दूसरा है जुरिस्डिक्शन इन कंटेंशियस केसेस। ठीक, तो कोई भी जाके एडवाइस मांग सकता है, कोई भी स्टेट जाके एडवाइस मांग सकता है। दूसरा, अगर कुछ इश्यूज़ होते हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका और इजराइल वाले केस में हो रहा है, इसके पहले रशिया यूक्रेन वाले केसेस में भी हो रहा था, तो कंटेंशियस इशू में भी जो है ये इसका जुरिस्डिक्शन होता है। पर सिर्फ स्टेट जो है यहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ये याद रखना है। आईसीजे इस्टेब्लिश आफ्टर इट्स प्रेडिसेसर द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनाया गया था, उसके बाद जो है इसको ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया 1945 में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर। ये चीज़ें आपको ऑलमोस्ट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पूछी जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है इसमें? स्ट्रेंथ कितनी है? 15 जजेस हैं अपॉइंटेड फॉर 9 ईयर टर्म्स। जो जजेस हैं वो टोटल कितने हैं? 15 जज हैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 15 है। कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? पूरे 9 साल के लिए किए जाते हैं। जो डिसीजंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं एंड कैन नॉट बी अपील्ड अगेंस्ट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी रूलिंग होगी वो लीगली बाइंडिंग होगी और उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते। ठीक, अब बात कर लेते हैं इश्यूज़ की और इसके रेलेवेंस के ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है उसकी। ठीक, तो सबसे बड़ा इशू क्या है? दे लैक एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म। जो रूलिंग देते हैं उसको एनफोर्स कराने के लिए कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है इनके पास। अब मैकेनिज़्म नहीं है तो बहुत सारी कंट्री जो है मना कर देती, नहीं करना भाई, हमको हम नहीं करेंगे, तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारी रूलिंग हम मान ही नहीं रहे। अब इसका एग्जांपल आपको चाइना वाले केस में, है ना, चाइना का जो साउथ चाइना सी केस है, साउथ चाइना सी जो डिस्प्यूट था उसमें रूलिंग किसके फेवर में दी गई थी? फिलीपींस के। चाइना ने बोला हम मानते ही नहीं तुमको, क्या करोगे? नहीं करना है। ठीक, तो एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म की कमी है। इसमें एग्जांपल आप साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का दे सकते हैं जिसमें फिलीपींस के फेवर में रूलिंग दी गई थी और चाइना ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। जजेस ऑफन वोटेड इन लाइन विथ नेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जजमेंट है वो नेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। जजेस अपने पॉलिटिक्स की लाइन के हिसाब से वोट दिया करते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट वोटिंग नहीं होती है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, जो रशिया को ऑर्डर किया था आईसीजे ने, रशिया ऑर्डर टू हॉल्ट इट्स ऑपरेशन बाय द आईसीजे इन यूक्रेन, है ना, जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था उसे रोकने का ऑर्डर किया था 2022 में। वो उसमें रशिया और चाइना के जो जजेस थे उन्होंने इस ऑर्डर के अगेंस्ट में वोट किया था। ठीक है, तो ये दूसरा इशू हो जाएगा। थर्ड क्या है?
नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पावरफुल मेंबर इन आईसीजे प्रोसीडिंग, है ना। जब भी आईसीजे प्रोसीडिंग होती है और किसी पार्टी को क्या करते हैं यहाँ पर घसीट के लाते हैं, जैसे अभी इसराइल को लाया, अब इसराइल जाएगा ही नहीं, है ना, कुछ भी सबमिट नहीं करेगा ऐड, तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। रशिया को भी जब लेके गए थे आईसीजे में तो रशिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था टू एडवांस सबमिशन इन 2022। तो ये सारे एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं आपके। नेक्स्ट इश्यूज़ क्या है, आईसीजे स्लो एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर। इसके स्लो और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर के कारण रूलिंग आने में सालों साल लग जाते हैं, 2 से 3 साल। ठीक है, जो रोहिंग्या म्यांमार क्रैकडाउन केस था उसमें लगभग 2.5 साल बाद रूलिंग आई थी, है ना। उतने समय तक इतनी क्लींसिंग पूरी सब कुछ ख़त्म हो गया भाई साहब, तुरंत रोकने का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। ठीक है, तो इतने समय में तो सब पूरी जस्टिस हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल बायसेस एंड पावर पॉलिटिक्स बाय बिग पावर। ठीक, ये भी हमें अभी ऊपर पढ़ा था कि जो बिग पावर है यहाँ पर आईसीजे के अंदर भी पावर पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिकल बायसनेस चलती है, इम्पार्शियल होके जजमेंट नहीं दिया जाता है जजेस के द्वारा, वो बेसिकली नेशनल पॉलिटिक्स और जो पावर गेम चल रहे हैं उसके हिसाब से देते हैं। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल कोर्ट क्वेश्चन इट्स रेलेवेंस, फॉर एग्जांपल आईसीसी, और भी ऐसे कई सारे कोर्ट हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये इतने सारे जो कोर्ट्स बना दिए गए हैं, इसके जो प्रेजेंस है उस पर, इसकी जो रेलेवेंस है उस पर सवाल उठा रहे। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारे इश्यूज़ हो जाएंगे। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ठीक है, 2 आर्टिकल आए थे, दोनों आर्टिकल मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। जीनोसाइड कन्वेंशन हो गया, आईसीजे हो गया, और हमारा उससे रिलेटेड इशू मेंस का क्वेश्चन हो गया, प्रीलिम्स का एस्पेक्ट हो गया। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ये हमारा आर्टिकल था। हमारा लास्ट आर्टिकल है व्हाट आर द कंप्लेंट्स अबाउट डीजे यात्रा। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। डिजिटलाइजेशन ऑफ इकॉनमी के एग्जाम्पल में आप डीजे यात्रा लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मेंस के लिए काफ़ी जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डीजे यात्रा के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट की है उसमें राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन की बात की जा रही है, तो GS2 में भी इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। यार मेन चीज़ क्या है, जब भी कोई आर्टिकल पढ़ें हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं ये समझ पाना ज़रूरी है ना। प्री में तो आसान है, डीजे यात्रा क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कौन ओन कर रहा है वगैरह वगैरह, आप डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेन्स में एप्लीकेशन होती है। आप जब भी एक आर्गूमेंट लिखते हैं आपको एक ना एक एग्जाम्पल लिखना होता है करंट अफेयर से, और वो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मैं शुरू में बता रहा हूँ ये फालतू की चीज़ें नहीं है, इसको ध्यान में रखना है ताकि आप अपने मेंस के आंसर में इसको यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आर्टिकल। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, दोनों चीज़ें कवर करेंगे। क्या हुआ है, ऑब्वियसली दिसंबर 2023 में, ठीक है, जनरली जो एयर ट्रैवल होता है वो पीक पर होता है। क्यों होता है यार, सब लोग गोवा जाते हैं, है ना। तुम लोग तो पढ़ाई कर रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग ज़िंदगी भी जी रहे हैं। गोवा जाते हैं, सनबर्न फेस्टिवल में जाते हैं, है ना। तो बहुत अलग अलग तरीके की जगह जाते हैं, घूमना फिरना करते हैं, तो इसलिए एयर ट्रैवल पीक पर होता है। दिसंबर में बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने कंप्लेंट की है। क्या कंप्लेंट की है, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो रोड बाहर खड़े होते हैं, है ना, जो एंट्री लेवल पर खड़े होते हैं एंट्री गेट पे, और जो प्राइवेट स्टाफ है वो लोगों के फेशियल बायोमेट्रिक्स ले रहे थे विदाउट देयर कंसेंट, विदाउट देयर नॉलेज। उनके फेशियल बायोमेट्रिक्स को लिया जा रहा था और बिना उन्हें बताए। तो ये क्या है, ऑब्वियसली ये डायरेक्टली राइट टू प्राइवेसी का हनन है अंडर आर्टिकल 21। और कौन सी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में कहा गया है, पुट्टास्वामी 2017-18। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। तो ये बेसिकली प्राइवेसी का वॉल्यूशन है, और ये एपिसोड आप लिख सकते हो। एथिक्स में भी आता रहता है राइट टू प्राइवेसी वगैरह की चीज़ें, इसमें भी एग्जांपल में, GS2 में भी एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही है। और ये किस लिए लिया जा रहा है, फॉर डीजे यात्रा ऐप। किस लिए लिया जा रहा है ये फेशियल बायोमेट्रिक, डीजे यात्रा ऐप। तो डीजे यात्रा ऐप के बारे में बात कर लेते हैं डायरेक्टली, बाकी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। डीजे यात्रा ऐप है क्या और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। द डीजे यात्रा ऐप एम्स टू प्रोमोट digital processing of passenger for paperless and seamless movement through various checkpoint at airports such as entry gate, security check area and boarding gate। ठीक है, तो बेसिकली जो डीजे यात्रा ऐप है, जो इनिशिएटिव है, उसका मेन एम क्या है,
सारे लोगों की डिजिटल प्रोसेसिंग करना, पेपरलेस जो है प्रोसेसिंग होना, और डायरेक्टली सीमलेस मूवमेंट हो जाए आप लोगों का ना। जैसे ही जहाँ पर भी जाओ, देखे, मैच कराया, आपकी शक्ल मिली, ओके ग्रीन लाइट हो गई, आगे बढ़ो। फालतू की चेकिंग में समय वेस्ट नहीं करना है। अब चूँकि आप, मुझे पता है आप लोग यार अभी तक फ़्लाइट में नहीं बैठे हो, गरीब हो, है ना, मैं गया हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप एयरपोर्ट जाओ, ऐसा नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, आप लोग भी गए होंगे। तो सबसे पहले एयरपोर्ट जाने के बाद एंट्री गेट पे आपकी टिकट्स चेक होती हैं और आपका आईडी प्रूफ चेक होता है। ये सारी चीज़ें चेक होती है। लाइन लगाओ बहुत देर तक, धीरे धीरे वो चेक करता है, फिर एंटर करते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक जगह जाके बोर्डिंग पास बनवाना पड़ता है। बोर्डिंग पास बनाओ, उसके लिए लाइन लगाओ, फिर वहाँ पर अपना बोर्डिंग पास बनवाने के बाद आपको बेसिकली लगेज वगैरह रखने के लिए एक लाइन लगानी पड़ती है। लाइन लगाओ, फिर लगेज रखो। उसके बाद सिक्योरिटी चेक्स होते हैं आपके, है ना, ये बहुत लंबे होते हैं सिक्योरिटी चेक्स, सारी चीज़ें चेक की जाती है, इसमें बहुत समय जाता है। और उसके बाद आपको गेट में एंट्री करनी रहती। सोचो इतनी मेहनत करनी पड़ती, तभी तो बोलते हैं जब भी फ़्लाइट हो 2-2.5 घंटे पहले से निकलना पड़ता है, वहाँ पर पहुँचो, फिर ये सारी प्रोसेस करो। इतनी प्रोसेस में बहुत मेहनत लगती है, बहुत कागज़ इस्तेमाल होता है, बहुत समय लगता है। इसलिए डिजी यात्रा ऐप इनिशिएटिव बनाया गया, ताकि क्या होगा, आपने ऐप में अपनी फ़ोटो खींच ली, आधार से वो मैच हो गई, अब आप जो है गुड टू गो हैं, है ना। आपकी जो है क्या है, उस दिन फ़्लाइट है, आप जाओगे तुरंत जो है वहाँ पर मशीन लगी होगी, आपकी आंखों में देखेगी, आपके फेस में देखेगी, बोलेगी ग्रीन लाइट आगे बढ़ो। यहाँ पर बोर्डिंग पास की आपको ज़रूरत नहीं है, ग्रीन लाइट आगे बढ़ो, फिर वहाँ से निकल जाओ, है ना। ऑनलाइन में काम हो जाएगा, अपने मोबाइल में अपने जो भी आपकी टिकट होगी, पीएनआर होगा जो जनरेट होगा, उससे आप देख सकते हैं। आपको बेसिकली जो बोर्डिंग पास है, पेपर की ज़रूरत नहीं होगी। फिर सिक्योरिटी चेक में भी तुरंत हो जाएगा यार, सारी चीज़ें तुरंत हो जाएगी, एकदम जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा, 2 घंटे की जगह 1 घंटे में। यही एक्सपीरियंस को करने के लिए, बनाने के लिए बेसिकली डिजी यात्रा ऐप क्या की गई थी, बनाई गई थी। ठीक, ये जो डिजी यात्रा पॉलिसी थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा 2018 में क्या की गई थी, लाई गई थी। और ये जो बेसिकली इनिशिएटिव है, ये एंटायरली वॉलेंट्री प्रोग्राम था। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। 2022 दिसंबर में देखें तो 3 एयरपोर्ट में इसे रोल आउट किया गया था, इंक्लूडिंग आईजीआई दिल्ली का जो एयरपोर्ट है। और 2023 में टोटल 13 एयरपोर्ट्स में है, और 24 पहुँचते पहुँचते 24 मोर एयरपोर्ट्स में इसको रोल आउट किया जाएगा। ठीक है, डिजी यात्रा ऐप इज़ नॉट ओन्ड बाय गवर्नमेंट इसे ओन नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। एक कंसोर्टियम ओन करता है, उसका नाम क्या है, डिजी यात्रा फाउंडेशन। उसके शेयर होल्डर कौन कौन से हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और 5 प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड कोची। ये सारे मिलके जो है क्या कर रहे हैं, ये फाउंडेशन बना लिए, कंसोर्टियम बना लिए, और यही ओन करते हैं डिजी यात्रा ऐप को। जो भी खर्चा होता है कौन करता है, ये 5 लोग मिलके करते हैं। सरकार का एक पैसा जो है इसमें नहीं जा रहा है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसमें लिखा हुआ है कैसे ऐप को डाउनलोड करें वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आप एक बार चाहो तो पढ़ लेना, है ना। कभी गलती से फ़्लाइट में जाओ तो हो सकता है कि आपको, है ना, ये चीज़ें काम आए। ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी जो है सारी जितने भी चेक्स हैं फटाफट हो जाएं और आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इशू क्या है इसके साथ, इशू ये है कि यार ये जो डेटा है, जो फेशियल बायोमेट्रिक है ना, इसका मिसयूज़ हो सकता है। कहीं ना कहीं तो स्टोर कर रहे होंगे। सरकार का क्या कहना है कि भाई हम कहीं सेंट्रल स्टोरेज कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, जो भी चीज़ें, जो भी डेटा है वो तुरंत आपके लिए यूज़ हो रहा है और नेक्स्ट डे डिस्पोज कर दिया जा रहा है, पर्च कर दिया जा रहा है, ट्रैवल के 1 दिन बाद, 24 घंटे बाद, जो भी हम आपसे डेटा लेते हैं। समझ में आया, ऐसा सरकार की क्या है, सरकार ऐसा कह रही है। ठीक, अब डिजी यात्रा जो बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम है, वो उसको डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो कि सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, जो बिल लेके आई है, जो एक्ट बनाया गया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एक इशू अभी भी है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो जो डेटा है उसे इस्तेमाल कर सकती है, और ऐसा जो है बिल में भी दिया है, एक्ट जो बनाया गया है उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं, और जो गाइडलाइंस है डिजी यात्रा ऐप की उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपका जो डेटा है, फेशियल बायोमेट्रिक है, इसका इस्तेमाल सरकार कर सकती है। तो ये सब सारे यार प्राइवेसी कंसर्न्स है ना, प्राइवेसी कंसर्न है, इसलिए टू बी ऑनेस्ट ये सारी चीज़ों से बचो, अपने फेशियल बायोमेट्रिक देने से बचो। और अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर चाहो तो
ले सकते हो। ठीक है, तो अब क्या है, 5-10 मिनट और रहना पड़ेगा लाइन में और रह लेना यार, इतना क्या ही है। ठीक है, तो अपने डिजिटल फुटप्रिंट को कम करने की ज़रूरत है ना। जितनी भी आप फ़ोटो यूज़ कर रहे हो आज, सारी चीज़ों का गलत इस्तेमाल हो सकता है यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख ही रहे हो, है ना। और अपने यहाँ इंडिया में ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है साइबर सिक्योरिटी तो है नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ अवॉइड हो सकती है वहाँ पर ऐप्स को परमिशन देने से बचो अपने डेटा की। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक, तो ये हमारा बेसिकली पूरा आर्टिकल हो गया। होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।